Greetings class. Beta, as we are discussing our new chapter capital structure, and we have discussed till optimum capital structure topic. The next topic we are going to discuss today is features or qualities of optimum or sound capital structure. It means क्या क्या फीचर्स हैं या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या क्या क्वालिटीज हैं अगर आप एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं. मैंने आपको कल बताया था व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. Optimum capital structure is that capital structure where cost of capital is minimum and the value of the firm is maximum. Where cost of capital is minimum मतलब जो हमें डिविडेंड और इंटरेस्ट एज अ कॉस्ट टू कंपनी है, बेसिकली कंपनी के लिए तो ये दोनों कॉस्ट है. तो ये जो कॉस्ट है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम होना चाहिए और फर्म की जो वैल्यू है या जो कंपनी की जो वैल्यू है दैट शुड बी मैक्सिमम. वो हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर माना जाता है. तो बेटा अगर हम एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की या साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो डिस्कस करना है हमने. फर्स्ट इज सिंप्लिसिटी. मीन्स जो कैपिटल स्ट्रक्चर है आपका, यानी कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी. मैं रिपीट कर दूं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग हमने पढ़ा था, इट इज द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी. ठीक है, मतलब मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी मतलब कितना हमें डेट से पैसा रेज करना है और कितना हमें इक्विटी से पैसा रेज करना है. दिस इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर. तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो ना बेटा वो हमारा दैट शुड बी सिंपल. ठीक है ना, सिंपल का मतलब क्या है, हर एक केस में हर एक जब भी आप फाइनेंस रेस करते हैं कुछ ना कुछ पैसा आपके पास इक्विटी से भी होना चाहिए, कुछ पैसा प्रेफरेंस से भी होना चाहिए और कुछ पैसा हमारा लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज से भी होना चाहिए. सो देयर शुड बी एन ऑप्टिमम मिक्स ऑफ एवरीथिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पैसा यानी सारा का सारा पैसा आप इक्विटी से रेस कर लें या सारा का सारा पैसा आप प्रेफरेंस से रेस कर लें या फिर सारा का सारा पैसा आप डेट से रेस कर लें. तो इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. ये हमने कल भी पॉइंट डिस्कस किया था. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब भी मुझे पैसा वापस करना पड़े या मुझे जब भी पैसा और रेस करना पड़े, आई शुड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इट. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं जैसे यहाँ लास्ट में लिखा है, यूज ऑफ डेट मेक्स द कैपिटल स्ट्रक्चर मोर फ्लेक्सिबल बिकॉज इट कैन बी रेज्ड व्हेन नीडेड एंड रिडीम्ड व्हेन नॉट रिक्वायर्ड. मतलब क्या है कि जब हम डेट से पैसा रेस करते हैं ना बेटा, जब हम कहते हैं कि हम डेट से पैसा रेस करें, जब हम ज्यादा पैसा डेट से रेस करते हैं ना तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा ज्यादा रहेगी. क्यों ऐसा? क्योंकि हम जब भी चाहें अपना पैसा रिटर्न कर सकते हैं और जब भी चाहें हम फ्रेश डेट भी रेस कर सकते हैं. इधर इट कैन बी थ्रू लोन्स. मतलब अगर आप कभी भी जाओगे आप बैंक के पास तो बैंक विल बी एबल टू प्रोवाइड यू द लोन इजीली, है ना. और आप उस बैंक को चाहें तो कभी भी रिटर्न कर सकते हैं. टाइम से पहले भी अगर आप रिटर्न करना चाहें तो आप रिटर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मिनिमम रिस्क. आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें जो रिस्क है दैट शुड बी मिनिमम. रिस्क किसका? ना तो उसमें सॉल्वेंसी का रिस्क होना चाहिए. सॉल्वेंसी मींस अगर मैं अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रही हूँ टाइम पे, सो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्वेंसी. हो सकता है बेसिकली मेरा इंटरेस्ट बर्डन इतना ज्यादा हो कि मेरे प्रॉफिट्स तो इतने हैं नहीं कि मैं अपना इंटरेस्ट पे कहाँ से करूंगी. जैसे आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि जो आपके EBIT होता है, EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. उसमें से आप अपना इंटरेस्ट माइनस करते हो. तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में जब हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो वो आपका क्या है, बेसिकली अगर हमारा प्रॉफिट इतना नहीं होगा, मतलब EBIT अगर आपका कम हो और इंटरेस्ट आपका ज्यादा हो जाए तो सोचो क्या होगा. आपका जो अमाउंट है EBIT माइनस इंटरेस्ट, जो EBT आएगा वो आपका माइनस में आ जाएगा. ठीक है, तो उसमें क्या है आपका कि आपका इंटरेस्ट का बर्डन इतना ज्यादा है कि आपके प्रॉफिट्स तो इतने हैं नहीं. तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए. मींस आपका रिस्क जो है वो मिनिमम होना चाहिए. दूसरी बात, आपको जो रिस्क ऑफ डाइल्यूशन ऑफ स्टेक है ना, अगर मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर कंपनी ज्यादा पैसा इक्विटी से रेज कर ले और डेट से रेज ना करे तो क्या होगा, एक किसी भी जो ओनर ऑफ द कंपनी है उसका स्टेक डाइल्यूट हो जाएगा. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो रिस्क शुड बी मिनिमम. नेक्स्ट इज मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस मैंने आपको बताया था डेट और इक्विटी दोनों के पास दोनों की अपनी कॉस्ट है. कंपनी के पॉइंट से सोचेंगे तो दोनों की अपनी अपनी कॉस्ट है. डेट के ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है और इक्विटी के ऊपर कंपनी को डिविडेंड पे करना है ना. तो इसमें क्या है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस फ्रॉम अ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी मिनिमम. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हेन वी स्टडीड
ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर सी, इस वाले पॉइंट में बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फर्म की वैल्यू तो मैक्सिमम होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा मिनिमम होना चाहिए. सो व्हाट आई एम डिस्कसिंग कि आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है अगर वो मिनिमम होगा, वो कैसे मिनिमम होगा, इंटरेस्ट का बर्डन कंपनी पे कम होना चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट भी कम पे कर रही है कंपनी, प्लस डिविडेंड भी कम पे कर रही है शेयर होल्डर्स को, देन ओनली इट इज कंसिडर्ड एज देयर द कंपनीज कॉस्ट इज मिनिमम, कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम. नेक्स्ट इज सफिशिएंट लिक्विडिटी. ये भी हम कल पढ़ चुके हैं पॉइंट कि लिक्विडिटी जो है वो प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए. लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश पोजीशन, यानी कि जब भी आप सिक्योरिटीज को सेल करना चाहो और जब भी आप सिक्योरिटीज को बाय बैक करना चाहो तो यू शुड बी एबल टू डू दैट इजीली. तो लिक्विडिटी शुड बी मेंटेन इन द मार्केट. क्योंकि लिक्विडिटी क्यों चाहिए आपको आपके फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनको लिक्विडिटी क्यों मेंटेन रखनी है अपनी, क्योंकि फर्म की कुछ भी एडवर्स कंडीशंस हो सकती हैं तो उनको कैश चाहिए होता है एडवर्स कंडीशंस में, उन कंडीशन से बाहर आने के लिए. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय जो आपके वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक कर देते हैं या कंपनी बंद होने के कागाज पर आ जाती है या फिर जो है फ्लड आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो उस केस में कंपनी की लिक्विडिटी उसके काम आती है. तो लिक्विडिटी शुड बी मेंटेन. आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए विच इज एबल टू मेंटेन लिक्विडिटी इन द फर्म. ओके, नेक्स्ट इज our next point is मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी. मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी. प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मैक्सिमम होगी आपकी, आपका डेट का बर्डन यानी कि जो आपका इंटरेस्ट है वो भी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि अगर सपोज इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा है लेकिन आपके पास प्रॉफिट्स ही नहीं है तो दैट इज ऑल्सो नो. क्योंकि मैंने आपको बताया था हमेशा हम क्या करते हैं, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो हमारा EBT बचता है ना. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता था हमारा, उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करते थे तो अर्निंग बिफोर टैक्स बचता था. जो मैंने आपको टेबल बताई थी ना बेटा, उस टेबल में से मैंने एक पार्ट उठाया उसका. ठीक है, तो इस टेबल में क्या था हमारा कि इंटरेस्ट जो है आपका इतना ज्यादा ना हो. सपोज मैं कहती हूँ अगर मेरा इंटरेस्ट 100 रुपीज है और प्रॉफिट मेरा 50 रुपीज है तो गड़बड़ हो जाएगी. तो इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी शुड ऐसा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट बर्डन इतना होना चाहिए कि मेरे प्रॉफिट्स भी बच पाएंगे. आई शुड बी एबल टू हैव गुड प्रॉफिट्स. अगर मेरे प्रॉफिट्स बचेंगे तो ही तो मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ दे पाऊंगी या तो ही तो मैं प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ दे पाऊंगी. तो इसीलिए मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी शुड बी मेंटेन इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज रिटेनिंग कंट्रोल. रिटेनिंग कंट्रोल का मतलब क्या है बेटा, अगर मैं बोलूं, मैंने जैसे कल आपको एग्जांपल दिया था मुकेश अंबानी वाला, कि अगर कोई भी ओनर ऑफ द कंपनी अपने सारे के सारे शेयर्स इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू कर देगा तो उसका स्टेक जो है डाइल्यूट होने का डर होता है, यानी कि उसका स्टेक किसी और के हाथ में चला जाएगा, सारे के सारे शेयर्स कोई और खरीद सकता है और कंपनी का जो स्टेक है वो डाइल्यूट हो जाएगा. तो इसलिए हमें क्या करना होता है, अपना कंट्रोल भी रिटेन रहे, यानी कि मेरे हाथ में अपना कंट्रोल रहे मेरी कंपनी का. तो उसके लिए भी आई शुड हैव दैट काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज एबल टू मेंटेन कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा ना हो कि मैं सारा का सारा पैसा अपने इक्विटी शेयर से रेज कर लूं जिसकी वजह से मेरा कंट्रोल मेरे हाथ से निकल जाए. सो आई शुड बी एबल टू रिटेन माई कंट्रोल इन माई ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस. अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है कि फर्म उन सिक्योरिटीज से या उन डेट और इक्विटी सोर्सेज से पैसा रेज करे जहां पर रिस्ट्रिक्शंस कम से कम हो. पैसा बोरो करने के लिए ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि दैट आई शुड बी एबल टू मीट दिस रिस्ट्रिक्शंस और दीज फॉर्मेलिटीज. तो इसीलिए मुझे क्या करना है, आई शुड बी एबल टू अवॉइड द अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस. नेक्स्ट इज लीगल रिक्वायरमेंट्स. लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो जहां पर लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या बेटा, जब भी हम शेयर मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज या इक्विटी इशू करते हैं या हम डेट इशू करते हैं ना तो उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं बेटा, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है जो हमें सेबी की वो पूरी करनी पड़ती है. तो वो पूरी करनी पड़ती है बेसिकली. तो ये लीगल रिक्वायरमेंट्स हमारी कम से कम होनी चाहिए जो मैं विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो है वो मैनेज कर सकूं. तो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा ना हो एंड आई शुड बी एबल टू मीट दोज लीगल रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली. ओके, तो ये क्या था बेटा, ये हमारी थी क्वालिटीज ऑफ अ गुड कैपिटल स्ट्रक्चर, कि जो मेरा साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर है, गुड कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसके फीचर्स बोल सकते हो आप इसको, या फिर एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की क्वालिटीज बोल सकते हो. तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा बेटा, यू हैव टू राइट दीज क्वालिटीज एज फीचर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. सो वेन एवर यू गेट एनी क्वेश्चन ऑफ व्हाट डू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, तो आपको उसके साथ साथ ये फीचर जो हमने पढ़े हैं दैट यू हैव टू राइट विद मीनिंग इटसेल्फ. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, लिखा भी है इसके ऊपर इंपॉर्टेंट, यू कैन ऑल्सो राइट इन योर बुक्स इफ यू हैव. फैक्टर्स अफेक्टिंग और डिटर्मिनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है,
फैक्टर्स अफेक्टिंग और डिटर्मिनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स आपको जब अपनी कंपनी का एक कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है कि मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड और व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड व्हाइल डिसाइडिंग द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर और व्हाइल डिसाइडिंग द फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहली चीज बेटा, साइज ऑफ द फर्म। साइज ऑफ द फर्म मतलब फर्म का साइज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्म का साइज बड़ा है सो आई विल बी एबल टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम डेट एज वेल एज फ्रॉम इक्विटी। कैसे? अगर एक स्मॉल शॉपकीपर की बात करें तो स्मॉल शॉपकीपर जो है वो क्या करेगा? क्या वो इक्विटी शेयर्स इशू कर सकता है? ऑब्वियसली नो। तो कोई भी एक पब्लिक कंपनी जो एक पब्लिक कंपनी है दैट कंपनी इज ओनली एबल टू रेज फंड्स फ्रॉम द मार्केट थ्रू इक्विटी शेयर्स। अगर मैं कोई प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो प्राइवेट कंपनी जो है वो मार्केट में नहीं जा सकती है शेयर्स इशू करने के लिए। ओनली पब्लिक कंपनीज जो होती हैं वो मार्केट में शेयर्स इशू करने के लिए जा सकती हैं। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे लिखा है, जैसे मैं अगर बोलूं, फर्स्टली ये पॉइंट दिख रहा होगा आपको, फर्स्टली द कैपिटल बेस ऑफ स्मॉल कंपनीज इज सो स्मॉल, मतलब जो छोटी कंपनीज होती हैं उनका कैपिटल बहुत स्मॉल होता है, सो दे आर नॉट अलाउड टू बी रजिस्टर्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ऑब्वियसली अगर एक शॉपकीपर है, बहुत छोटी कंपनी है, कोई भी, मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं जो पब्लिक कंपनी नहीं है, जो मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती है, ऑब्वियसली अगर वो शेयर इशू नहीं कर सकती है तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी रजिस्टर्ड इटसेल्फ इन द स्टॉक एक्सचेंज, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट, size of issue will be small, cost of issuing shares will be more in comparison to large size companies। इसका मतलब क्या है कि जो आपका, अगर आपका साइज ऑफ इशू स्मॉल है, साइज ऑफ इशू स्मॉल मतलब अगर बिल्कुल आप थोड़ा सा अमाउंट इशू कर रहे हो, थोड़ा सा अमाउंट जो है इक्विटी शेयर्स के रूप में और डिबेंचर्स के रूप में मार्केट में सिक्योरिटीज के रूप में इशू कर रहे हो, तो उस केस में आपका कॉस्ट भी ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इशू तो आप कर ही रहे हैं। जब आप इशू करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो होंगे आपके, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा होंगे, तो ज्यादा होगा तो आपका कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगा। कहते हैं ना, जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो कॉस्ट कम हो जाती है, तो वही फंडा है बेटा यहाँ भी। नेक्स्ट इज देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बिकॉज ऑफ द शेयर्स ऑफ स्मॉल कंपनी आर नॉट वाइडली स्कैटर्ड एंड द न्यू शेयर होल्डर्स कैन इजीली ऑर्गेनाइज टू गेट कंट्रोल ऑफ द कंपनी। वही डायल्यूशन ऑफ स्टेक वाली बात आ गई। बड़ी कंपनीज में प्रॉब्लम क्या होती है? टेक ओवर्स की प्रॉब्लम होती है। आपने कभी सुना होगा जैसे हॉस्टाइल टेक ओवर होता है, कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन की कंपनी को टेक ओवर कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? दैट इज बिकॉज व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स, more number of shares of equity shares are floated into the market, and if some person used to get all these shares from the market with himself, then he can take over the another company। क्योंकि ज्यादा स्टेक अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास आ जाएगा तो उस स्टेक के आने से उस फर्म के जो है दूसरे फर्म वो जो है पर्सन दूसरे फर्म को टेक ओवर कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, हमेशा ही साइज ऑफ फर्म जो है वो कैसे डिपेंड करेगा। बेसिकली अगर फर्म का साइज बड़ा है तो जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं वो लॉन्ग टर्म फंड ज्यादा रहेंगे, शॉर्ट टर्म नहीं रहेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर साइज ऑफ फर्म बहुत बड़ा है तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए टाइम पीरियड भी ज्यादा होता है। टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फंड्स भी लॉन्ग टर्म चाहिए, क्योंकि पैसा मुझे आज चाहिए और मैं 10 साल बाद सामने वाली पार्टी को रिटर्न करूँ या 5 साल बाद सामने वाली पार्टी को रिटर्न करूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए। ओके, तो ये बेटा साइज ऑफ फर्म क्या था? दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स जो हमारा रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। तो फर्म का साइज अगर छोटा है तो फर्म जो हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स और इक्विटी शेयर्स वगैरह नहीं होंगे उसमें। अगर फर्म का साइज बहुत बड़ा है सो आई मे नीड इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स एज वेल फॉर रनिंग माई कंपनी। ओके, सो दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ऐसे देर आर 13-14 पॉइंट्स है बेटा, विल डिस्कस ऑल। So that's all for today. I'll discuss point number 2 in my next class beta. So we are going to discuss the second point of factors or determinants of capital structure, and this is the most important question and everybody has to do it properly and carefully. Thank you class.